Walaikum salam, We sir. are starting our 34th lecture of deep learning. I want to know first, is are there any questions from our the previous material which we have covered? Okay. All right. We first we connect what we did last time. We did this convolution neural networks with Python for the applying of the convolution, and we discussed what are the benefits of doing through the convolution neural network, and then implemented an example convolutional neural network for the applying image filters. And we looked at all the implementation parts of the thing, um, library loading, and then convolve method. We discussed in detail how the convolve method works, each index in this code and image, and detailed convolve method was discussed mathematically, code wise, and diagrammatically. ये diagrammatically उसे हमने देखा था. फिर इसको हमने यहाँ पर कन्वोल्यूशन, वहाँ पे कन्वॉल्व का फंक्शन डिफाइन किया, और फिर यहाँ पर हमने मेन इमेज में रीजन ऑफ इंटरेस्ट, यानी एट एनी टाइम हमारे कर्नल के नीचे इमेज का कौन सा पोर्शन टाइल्ड हुआ है उसको आइडेंटिफाई किया एज रीजन ऑफ इंटरेस्ट, और पूरे इमेज पर ये वाई और एक्स के ज़रिए से स्कैन करके हमने उस टाइल को, कर्नल के टाइल को उस पर मूव किया, और फिर कन्वोल्यूशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया. यानी यहाँ हमने देखा कि हमारा कन्वोल्यूशन का मेथड डिफाइन कैसे होगा. उस कन्वोल्यूशन को फिर हमने यूज़ किया ऑन द टोटल इमेज. यहाँ पर हमने उसको फिर रीस्केल किया, इंटेंसिटी को, और आउटपुट डाटा प्रिपेयर किया फॉर दिस. अच्छा, अब फिर हमने ये देखा कि किस तरह स्मॉलर साइज या बिगर साइज के कर्नल से हम को कर्नल को डिफाइन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके इम्पैक्ट मुख्तलिफ होते हैं. स्मॉलर साइज के कर्नल से इम्पैक्ट का फैक्टर ब्लरिंग लेस लेवल पे होती है, हायर लेवल पे होती है. तो हमने कर्नल्स जो डिफाइन करने थे स्मूथिंग के लिए, जिसमें तमाम वैल्यूज़ वन होती हैं, और फिर हम उसको अप्लाई करते हैं और उसका एवरेज लेते हैं. तो अगर 7/7 का है तो हमने कहा कि इसका एवरेज लेने के लिए, ये जैसे एग्जांपल है 3/3 का है तो 1/9, 7/7 का है तो 49, 21/21 इमेज है तो डिवाइडेड बाय 21. ये एवरेजिंग के लिए, ब्लरिंग इफेक्ट के लिए. तो ये हमने एक जनरलाइज रूल देखा फॉर स्मूथिंग एंड ब्लरिंग. हमने उसके बाद ये तमाम वैरायटी ऑफ फिल्टर्स जो इमेज प्रोसेसिंग डोमेन में विद टाइम डिज़ाइन किए गए बाय दोज पीपल जो हु आर डीलिंग विद द इमेज प्रोसेसिंग इश्यूज. तो ये वो मैन्युअली डिज़ाइन फिल्टर्स विच वर्क वेल इन लॉट ऑफ गुड कॉमन सिचुएशंस, ये हमने एक जगह इन सबको इकट्ठा किया और बताया कि हर एक का क्या क्या रोल है. ये स्मूथिंग और ब्लरिंग के लिए था, और इसमें हमने अभी बात की छोटे और बड़े फिल्टर होने से स्मॉल ब्लरिंग और लार्ज ब्लरिंग इफेक्ट.
के लेते हैं। फिर हमने ये बताया कि किस तरह ये हमने हर फिल्टर को डिफाइन किया है, उसकी टाइप, उसकी स्ट्रक्चर, उसका नेम। तो ये शार्पनिंग के लिए अगर इमेज हम इस्तेमाल करना चाहें, इमेज की शार्पनिंग करना चाहें, तो हम ये फिल्टर इस्तेमाल करेंगे। फिर ये लेप्लेशन कर्नल एज डिटेक्शन के लिए करना हो तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह सोबल कर्नल जो एज डिटेक्शन इन एक्स एंड वाई यूज होता है, उसे यूज करेंगे। एक्स के साइड में उसको एज डिटेक्शन या हाईलाइट करना हो, यहाँ तो ये कॉमन था लेप्लेशन। ये फोकस होकर के एक्स की डायमेंशन में आपने एज डिटेक्शन करनी है या वाई की डायमेंशन में करनी है, तो ये चॉइस है। अगर दोनों में करनी हो तो इसमें वन आफ्टर द अदर आप अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आपका फोकस किसी एक डायरेक्शन में तो फिर आप इनको अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने पिक्चर को एम्बॉस करना है, हाईलाइट करना है अपनी जगह पर, लाइक एम्बॉसिंग इफेक्ट, तो ये फिल्टर, तो ये वो वेल नोन फिल्टर्स को किस तरह नम पाई में आप इनिशियलाइज करके और इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमने बताया कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में एक मेजर इम्पैक्ट ऑफ बैक प्रोपगेशन और ट्रेनिंग और ये सारा का ये होता है कि देयर इज अ बंच ऑफ फिल्टर्स एंड इट applies at each stage a suitable filter and selects that when optimizing the performance. तो इस लिहाज से इनकी सिग्निफिकेंस, और ये डेप्थ में हमारे फिल्टर्स का सीक्वेंस मौजूद होता है। तो जो इनपुट का इमेज आ रहा है उस पर इनको हम डिपेंडिंग ऑन आवर नीड वन बाय वन या अप्लाई कर सकते हैं। ये बात बता के हमने कल ये एंड में हम यहाँ पे थे कि कर्नल के, इन कर्नल्स को यूज करने के लिए जो हमने सारे देखे, दे आर दोज जो हम फिल्टर को जो ऊपर अपने इमेज के ऊपर रखते हैं और स्कैन करते हैं, उसके लिए हमने कर्नल का वर्ड यूज किया है। तो ये उस तमाम कर्नल्स का या फिल्टर्स का बैंक के तौर पर आप बना लेते हैं और फिर उनको यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये कर्नल बैंक बनाया और उसमें ये सारे जो अभी मैंने आपको दिखाए इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस, तो वो यहाँ पर है कि स्मॉल ब्लर ये उसकी मैट्रिक्स है और ये उसका नेम। इसी तरह लार्ज ब्लर मैट्रिक्स, शार्पन की मैट्रिक्स, लेप्लेशियन मैट्रिक्स एंड ये आपने पूरा बैंक बना के इसमें यूज करेंगे हम प्रोग्राम। तो फिर हमने यहाँ पर ये अल्टीमेटली ये सारे तमाम इनपुट इमेज को यूज किया, उसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया। फिर तमाम ये है वो लूप ओवर द कर्नल, जो हमने भी कर्नल्स का एक बैंक बनाया, तो हमने उस तमाम पर इसको लूप किया। तो ये कर्नल बैंक है जो अभी हमने डिफाइन किया, ये फॉर लूप और इन करके किया। इसके अंदर दो, एक है उसका नेम है और एक इसकी उसकी मैट्रिक्स है। तो ये इनको वन बाय वन लिया और कर्नल को अप्लाई किया। यहाँ पे कह रहे हैं कि अप्लाइंग द कर्नल, ये कर्नल नेम आ गया। और फिर हमने दो चीजें की। एक वो जो हमारा कन्वॉल्व वाला मेथड था, उस पर ये इमेज जो यहाँ पे हमने बनाया, ये ग्रे स्केल इमेज, ये, और इधर से ये के लिया, ये नेम हमने यहाँ प्रिंट कर दिया और कर्नल के मैट्रिक्स को लिस्ट से, कर्नल बैंक की लिस्ट से यहाँ से पिक किया, ये इमेज को लिया। तो इमेज और के पर कन्वॉल्व का मेथड जो हमने अपने यहाँ बनाया था कन्वोल्यूशन का, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया, वो अप्लाई किया और कन्वॉल्व आउटपुट पर अप्लाई करके उसमें डाल दिया। अच्छा, इसमें हमने ये देखने के लिए, जैसे अक्सर हमें मसला होता है, इशू होता है कि जब भी आपके हम टेस्ट करते हैं अपने सिस्टम को, तो हमारे पास अगर कोई रेफरेंस हो तो उसको टेस्ट करना एक बेहतर ऑप्शन होता है। तो हमने यहाँ ये किया कि CV2 जो ओपन CV की लाइब्रेरी है, उसमें भी 2D फिल्टर्स अप्लाई करना किसी इमेज पर रेडीली किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर वो इमेज दिया, वही इमेज
और ये के वही कर्नल उस पर अप्लाई किया, जिस तरह यहाँ इस पर कर्नल अप्लाई किया, इसमें भी अप्लाई किया। लेकिन यहाँ हमने ओपन सीवी की रेडिली अवेलेबल सॉल्यूशन को यूज करके ओपन सीवी आउटपुट के तौर पे किया। तो ये हमारा कन्वॉल्व आउटपुट जो हमने कैलकुलेशन की, और एक ये रेफरेंस कैलकुलेटेड बाय ओपन सीवी। दिस इज जस्ट फॉर, यू डोंट ऑलवेज नीड इट, आपका काम तो यहाँ तक था, आपने खत्म कर लिया था, मगर जस्ट टू टेस्ट द रिजल्ट्स के क्या इम्पैक्ट इमेज के ऊपर हमारे कन्वोल्यूशन के बाद कैसा हुआ, और ओपन सीवी अगर उसी फिल्टर को इस्तेमाल करके जो कि स्टैंडर्ड नॉन सॉल्यूशन है तो उसके ऊपर क्या हुआ, और एरर्स और परफॉर्मेंसेस क्या है, ये हमने किया। और उसके बाद फिर हमने ओपन सीवी यूज करके ये ग्रे स्केल जो बेसिक इमेज था उसको प्रिंट किया। फिर हमने ये शो करने में कन्वॉल्व वाले केस में कर्नल का नेम और उसकी आउटपुट ये प्रिंट की, जो हमारे अब हम प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ तो हमने कैलकुलेशन कर ली, अब हम CV2 यूज करके अपने सारे रिजल्ट्स को प्रिंट किया हमने, और फिर इसी तरह हमने ओपन सीवी बेस्ड जो सॉल्यूशन थे उसके तमाम कर्नल के साथ अप्लाई करके रिजल्ट को किया, ताकि हम कंपेयर कर सकें। ये काम नहीं किया, और ये वेट की एंड डिस्ट्रॉयल। इसका नतीजा पहले, अब हम रिजल्ट्स को हमने एनालाइज किया यहाँ पर। इन रिजल्ट्स में हमने ये हमारा जो ओरिजिनल इनपुट इमेज था ये था, उसको हमने ग्रे स्केल करके और फिर अपना कन्वॉल्व अप्लाई किया, और CV2 का फिल्टर 2D अप्लाई किया, और इन सबको हमने इस केस में ब्लरिंग वाले पार्ट के लिए इस्तेमाल किया, स्मूथिंग एंड ब्लरिंग वाला। तो दोनों पर हमने ये देखे एक रिजल्ट कंपैरिजन का कि यस, अवर सिस्टम जो हमने कोड से लिखा, इट इट creates impact as close as to CV2's स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ अपने रिजल्ट को वेरीफाई करने का एक तरीका ये है जो हमें यूज करना चाहिए, जस्ट टू नो कि हमारा काम सही हुआ या नहीं कोड में। उसके बाद फिर यहाँ मैंने ये सारे फिल्टर्स जो आपको बताए थे अभी के, वहां तो हमने उन दोनों को कंपेयर करने के लिए खाली स्मूथिंग के लिए किया था। अब हम ये कह रहे हैं कि वेरियस हमने जो सारे फिल्टर्स अप्लाई बारी बारी किए, तो हमारे डिफरेंट फिल्टर्स के क्या इफेक्ट्स होंगे, जिनको हम नाम में कहते हैं। अब हम उसके इम्पैक्ट को एक्चुअली देख सकेंगे अपने सिस्टम से जब गुजारेंगे, तो वो ये हैं इनके, ये हमारा ऊपर यहाँ पे ये इतना क्लियर नहीं आया। अच्छा, ये हमारे यहाँ पर नीचे के 3 फिल्टर और हमारे 6 फिल्टर हम देखते हैं कौन कौन से। स्मॉल ब्लर, लार्ज ब्लर, शार्पन, लेप्लेशियन, ये शार्प करना, फिर ये लेप्लेशियन के जरिए से करना, फिर सोबल के मेथड और एम्बोस। ये नीचे ये 3 वाले ये हैं, और ऊपर ये है लेप्लेशियन, शार्पन एंड ब्लरिंग। तो ये ब्लर, लार्ज ब्लर, ये ब्लरिंग पिछले से ज्यादा बढ़ गई। पिछला ये ब्लर था स्मॉल ब्लर, जिसमें हम 7x7 का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर हमने 21x21 वाला इस्तेमाल किया। आप देखें ब्लरिंग इफेक्ट ज्यादा स्प्रेड टाइप हो गया है। अच्छा, फिर ये हमने शार्पन का इस्तेमाल किया, फिर ये लेप्लेशियन इस्तेमाल किया, वो यहाँ क्लियर इतना नहीं आया, तो वो भी शार्पन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर ये सोबल, एक्स के डायमेंशन में जब अगर हम शार्पनिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे, और वाई के डायमेंशन में अगर हम शार्पनिंग इफेक्ट करेंगे, तो आप देखें कि दोनों डायमेंशन में अपने अपने बेनिफिट अलग अलग हैं। तो आप दोनों को जब आप चाहेंगे कंबाइन, तो आप दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इधर से लेप्लेशियन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है बॉस वाला, जिससे वो उभर के वो चीज़ ऊपर को आ जाती है, जैसे समथिंग वी एम्बॉस। तो ये उसका इम्पैक्ट है। तो यू कैन सी actually in your code after applying the different filters that how image changes.
ओके। अच्छा, अब मैं इसमें अ, अब सिर्फ हमारे इस पार्ट में ये रह गया था कि ये CNN में बहुत सारे उसको जब हम आर्किटेक्चर को डिफाइन करते हैं तो उसमें बहुत से एस्पेक्ट्स आते हैं रिफाइनमेंट के स्टेज पे। ठीक है, हम दीज आर के ये हमारे आर्किटेक्चर इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट है, ये लेयर टाइप्स कि क्या क्या चीज़ें हमारे उसमें आती हैं। तो हम इनको ये देख रहे हैं कि अभी हमने देखा कि एक हमने कन्वोल्यूशन लेयर को सीखा है, कन्वोल्यूशन लेयर सीखी। फिर हमने एक्टिवेशन, हमने उनके भी तमाम वैरायटी एक टाइम में सीखे थे, ये कन्वोल्यूशन अलोंग विद वैरायटी ऑफ फिल्टर्स। फिर वो जो एक्टिवेशन है कि जब आप कन्वॉल्व कर लेंगे या हम सम डॉट प्रोडक्ट का सम निकालते थे वो है, उसके बाद हम हमेशा नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस इस्तेमाल करते थे। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन इसकी भी हमने तमाम वैरायटियाँ सीखी हुई हैं। तो उनमें से ये रेलू या इस तरह जो सॉफ्ट मैक्स और ये सारी एक्टिवेशन फंक्शन, तो ये एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल। अच्छा, फुल्ली कनेक्टेड को हमने समझ लिया कि बिटवीन द टू लेयर्स कंप्लीटली कनेक्टेड लिंक्स के जरिए जो हमने पहले बनाया बिफोर कन्वोल्यूशन, जो बनाया जिसको हम कह रहे थे कि पीपल थॉट कि कनेक्टिविटी बड़ी हाई है तो परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगी, वो कॉस्ट हैवी थी मगर परफॉर्मेंस कन्वोल्यूशन नेटवर्क की उससे बेहतर है। एनीवे कुछ लेयर्स जो एंड में हमारी आती हैं उस वक्त तक साइज भी छोटा हो जाता है, क्योंकि कन्वोल्यूशन भी साइज को छोटा करती है। और पूलिंग हम देखेंगे ये भी साइज को छोटा, उस वक्त साइज भी छोटा हो चुका होता है, तो साइज छोटा होने के बाद फुल्ली कनेक्टेड के लेयर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज बैच नॉर्मलाइजेशन है। बैच नॉर्मलाइजेशन में ये है कि बजाय आप हर स्टेज पर एक बैच ऑफ रन किए आपने, जैसे कन्वॉल्व है तो उसका बैच रन किया, यानी ईपो के अंदर एक सबसेट आप ले लें। एक ईपो जो है वो पूरी कंप्लीट इटरेशन ऑफ ऑल द डेटा सेट ईपो है, तो उसके अंदर यू मेक बैचेस विच मीन्स ए सबसेट ऑफ ईपो। यानी आप स्मॉलर लेवल पर अपग्रेड कर रहे हैं, अपने ट्रेनिंग के रिजल्ट्स निकाल रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कंप्लीट ईपो। तो बैच इस लेवल पर हम ये करते हैं कि उस बैच में हम नॉर्मलाइज करते रहते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है डिवाइडिंग इट बाय टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम द मीन। जब हम किसी भी डाटा को नॉर्मलाइज करो तो एक तरीका ये है कि आप उसको मीन सब्ट्रैक्ट कर दें हर डाटा से, तो आपका मीन जीरो पे आ जाएगा। एक, और दूसरे उनकी वैल्यूज को बिटवीन अ रेंज नॉर्मलाइज करने के लिए एक तरीका कि आप वेरिएंस से या सिग्मा स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लें। तो हर बैच पर आप ये नॉर्मलाइजेशन एक्टिविटी करते हैं तो आपका ट्रेनिंग पार्ट बड़ा वेल कंट्रोल रहता है। उसमें वो चांसेस ऑफ ओवरफिटिंग और हे वाइल वेरिएशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग फिर नहीं होती, क्योंकि डाटा आपका एक नॉर्मलाइज रेंज में थ्रू आउट ट्रेवल करता है। तो ये बैच नॉर्मलाइजेशन है। अच्छा, ये पूल पूल का है, इट इज जस्ट लाइक कन्वोल्यूशन, लेकिन ये खाली साइज स्मॉल करने वाले एप्लीकेशन के लिए है। ठीक, कन्वोल्यूशन में तो आप डिफरेंट फिल्टर्स से उसके फीचर उसकी फिल्टरिंग इफेक्ट लाना चाहते हैं। ठीक है, ये खाली ब्लॉक्स को इकट्ठा करके साइज के मामले को हैंडल करता है खाली। ठीक, तो ये वेरिंग द साइज एज यू ट्रेवल विद द लेयर्स, जहां आपको जरूरत पड़े उसमें आप कूलिंग करते हैं। ठीक? तो ये सारे एक चीज रहेगी ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट ये है कि
फाइनल स्टेज पे हम कह रहे हैं कि हम फुल्ली कनेक्टेड को यूज करेंगे, लेकिन इस फुल्ली कनेक्टेड में वही बात कि वो ओवर फिटिंग का चांसेस बढ़ते हैं। तो उसको यहाँ हैंडल करने के लिए ड्रॉप आउट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप आउट क्या करता है कि जो फुल्ली कनेक्टेड कनेक्शंस हैं उनमें रैंडमली कुछ कनेक्शंस को ब्रेक कर देता है, यानी मिसिंग कर देता है। उससे उससे एक इफेक्ट, यानी रेगुलराइजेशन का इफेक्ट हमें मिलता है। ओवर फिटिंग से हम बेहतर हो जाते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थ्रू आउट एज ए पार्ट ऑफ द थिंग हम सिस्टम में डाल देते हैं, जिससे ओवर फिटिंग वाले मसाइल ना हो। अगरचे एक एक्सक्लूसिव तरीका फिर आप बाद में रेगुलराइजेशन को भी अप्लाई करने का करते हैं, लेकिन ये वो पार्ट है जो आप एक रेगुलर तरीके से इसमें ऐड कर दिए। एक हमने बैच नॉर्मलाइजेशन की जिससे हमने फायदा लिया कि ओवर फिटिंग ना हो, और एक फाइनल ये तो हम बैच नॉर्मलाइजेशन तो थ्रू आउट करते हैं। कन्वोल्यूशन नेटवर्क्स में हमने बैच नॉर्मलाइजेशन हर ईपो को ब्रेक करके रेगुलर करते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट जो है ये फुल्ली कनेक्टेड जो फाइनल लेयर्स है उसके साथ करते हैं ड्रॉप आउट का। और इसका भी वही इम्पैक्ट है कि हर दफा जब रैंडमली आप डिफरेंट लिंक्स ब्रेक करेंगे तो आप अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा सा जनरलाइजेशन की तरफ ले रहे हैं और अपनी चीज़ों को ओवरफिटिंग से बचा रहे हैं। तो ये वो मेजर लेयर्स की टाइप्स हैं जो हम डिफरेंट लेयर्स इस्तेमाल करते हैं: कन्वोल्यूशन, एक्टिवेशन, पूलिंग, फुल्ली कनेक्टेड, बैच नॉर्मलाइजेशन एंड ड्रॉप। जब हम आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं अपने सिस्टम की टू अचीव ए टास्क, तो फिर आर्किटेक्चर को बयान करने का तरीका ये होता है कि आपने पहले लेयर में क्या इस्तेमाल किया, बिटवीन ईच पेयर ऑफ लेयर्स आप क्या करते हुए जा रहे हैं। कि ये वाले जो आपके लेयर्स के टाइप्स हैं उनमें कौन कौन सी सिलेक्शंस का सीक्वेंस आप रख रहे हैं अपनी आर्किटेक्चर में फॉर द होल सिस्टम। लाइक कि अगर आप कह रहे हैं सबसे पहले मैंने पहली लेयर के साथ कन्वोल्यूशन अप्लाई किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उस पर रेलू का एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल किया, और उसका जो आउटपुट आया, लेट से आपका स्मॉल नेटवर्क था, तो आपने उसके आगे ये फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क इस्तेमाल किया, यानी कनेक्शन नेक्स्ट पे किया आर्किटेक्चर में। और हम आउटपुट पे ये सॉफ्ट मैक्स निकालते हैं। जब मल्टीपल क्लासिफिकेशन के लिए तरीका इस्तेमाल होता है तो हमने सॉफ्ट मैक्स इस्तेमाल किया। तो ये हम सीक्वेंस में आर्किटेक्चर को पूरे सिस्टम की बयान करते हैं, ठीक है। और इनमें से डिटेल्स बाज लोग कहते हैं कि सम पीपल से कि हम जीएफसी को वो सॉरी रेलू को आउटपुट पे इस्तेमाल होती है और रेलू ही इस्तेमाल होती है थ्रू आउट। तो सम पीपल इन डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर स्टेटमेंट दे देते हैं कि एट ईच आउटपुट नोड वी आर यूजिंग रेलू एक्सेप्ट द फाइनल आउटपुट नोड, जहाँ पर फिर वो सॉफ्टमैक्स इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट देकर आर्किटेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उन्हें कई दफ़ा ओमिट भी किया जाता है और कई दफ़ा मेंशन किया जाता है। बट दीज आर द डिफरेंट लेयर टाइप्स जो आपके आर्किटेक्चर का हिस्सा है और जिन्हें आपने बताना होता है। और इसकी मिसाल फिर आगे हम बड़ी आर्किटेक्चर्स में भी देखेंगे कि वहाँ इसका फ़ायदा और इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। तो अब ये हम बारी बारी हर लेयर की बात कर रहे हैं। ये कन्वोल्यूशन लेयर हमने बड़ी डिटेल से देखी और इसको समझ लिया है। शायद इसमें खाली ये वाली बात एक हम कहें जो बाद में भी ये काम आती है कि आरजीबी जो है वो डेप्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आगे भी हम देखेंगे कि एट टाइम्स ये वाले को इसको चैनल कहते हैं, इसको चैनल कहते हैं, इसको हम चैनल कहते हैं। और चैनल में एक सीक्वेंस आरजीबी होता है और एक बीजीआर होता है, ठीक है। अच्छा, वो अपने अलग जगह था जो हम CV2 को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अभी हम उस आरजीबी और बीजीआर के सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे। अब ये बात कर रहे हैं कि ये आरजीबी का जो ये डेप्थ वाला है, क्या इसको एज ए लास्ट
चैनल लास्ट के ऑप्शन पे इस्तेमाल करना है या चैनल फर्स्ट के इस्तेमाल। जब आप डिस्क्रिप्शन देते हैं तो हम चॉइस हमारे पास होता है कि आपने चैनल को अपने शेप में पहले लेवल पे मेंशन करना है या लास्ट लेवल पे मेंशन करना, और उससे उसकी स्ट्रक्चर भी चेंज होती है। ठीक, तो ये एक पार्ट है कि चैनल फर्स्ट और चैनल लास्ट। बाकी ये वो कन्वोल्यूशन वाली एक्टिविटी है, ये हमने बड़ी डिटेल से सीख ली है, और ये मैंने आपको बता दिया है कि कन्वोल्यूशन के बाद ये एक्टिवेशन मैप पर हम काम करते हैं, नेक्स्ट जो एक्टिवेशन का होता है। तो ये हमारा इमेज, इस पे ये हमारा कर्नल अप्लाई हो रहा है। ये बैंक ऑफ कर्नल्स है जिसको भी हमने देखा ये सारा। तो ईच कर्नल इज कन्वॉल्व विद द इनपुट वॉल्यूम, ये बारी बारी सारे होते हैं, और इसकी वजह से हर एक कर्नल से अप्लाई होकर ये हर एक का एक आउटपुट का ये फ्रेम बनेगा, क्योंकि इमेज पे आपने कर्नल इस्तेमाल किया। इन डेप्थ ये कर्नल डेप्थ में है और इनको इस्तेमाल किया, और ये डेप्थ में आपके बहुत सारे आउटपुट आफ्टर कन्वोल्यूशन इस्तेमाल हो गए, और इन पर आपका ये एक्टिवेशन मैप बन गया। जहाँ पे आपने आउटपुट की एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके एक्टिवेशन मैप बन गए। उसी एक्टिवेशन मैप को उन्होंने फिर रीअरेंज वर्टिकली किया, और डेप्थ जो थी उसको इधर शो करके हाइट और विड्थ को इधर ले लिया। ये उसको आफ्टर डूइंग दिस एक्टिवेशन मैप आप रीअरेंज करते हैं इसको यूज करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें इस्तेमाल होती है वो ये टर्म्स हैं जब हम ये काम कर रहे होते हैं। एक तो हमने सीख लिया पहले ज़ीरो पैडिंग, जब हम कोड लिख रहे थे कि उसके इर्द गिर्द हम ज़ीरो पैडिंग डालते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि कन्वोल्यूशन के वक्त उसका आफ्टर कन्वोल्यूशन आउटपुट का साइज़ वही रह सकता है अगर हम ज़ीरो पैडिंग इस्तेमाल करें। अगर नहीं करेंगे तो वो एज आउटर एजेस के डाटा हम उस पर नहीं रख सकेंगे कर्नल, और साइज़ हमारा छोटा हो जाता है। ठीक, तो ये ज़ीरो पैडिंग का था। अच्छा, फिर हमने स्ट्राइड, कि जब हम उसको इमेज के ऊपर मूव करें तो हम स्टेप्स, सिंगल स्टेप स्लाइड करें, टू स्टेप्स का स्लाइड लें, या ज़्यादा का लें, इसको स्ट्राइड कहते हैं। जैसे कई दफ़ा अरे की प्रोसेसिंग में स्टेप साइज को आप करते हैं, इस तरह यहाँ पर इसको इस किस्म के बिहेवियर को स्ट्राइड का नाम देते हैं। और डेप्थ जो अभी मैंने हमने वहाँ दिखा दी कि आप कन्वोल्यूशन लेयर पर क्या आपके केस की कितने केस इन डेप्थ आप अप्लाई करें कर्नल्स। ठीक है, तो वो डेप्थ हो गई, स्ट्राइड हो गई। इससे हमें ये आप बिहेवियर हम समझ सकते हैं कि अगर आपने इनपुट आपकी ये 5x5 है, जो कि ये है 5x5 आपका इमेज है, और हम कन्वॉल्व करते हैं विद ए लेप्लेशियन कर्नल जो ये है, जो 3x3 का है। अगर हम पैडिंग इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा इसमें क्या सिचुएशन होगी। ये 3x3 का कर्नल है, इसको आप सबसे पहले, क्योंकि आपने इस पैडिंग नहीं है तो आपने यहाँ से शुरू करना है, तो आप यहाँ इसको रखोगे 3x3 ये। ठीक है, फिर अगर आपका स्ट्राइड 1 है तो दूसरा स्टेप आप यहाँ रखोगे ये, और तीसरा स्टेप आपका यहाँ होगा। तो आपके ये 3 आंसर्स आएंगे रो में, और इसी तरह इधर भी 3 ये जाएंगे, एक कॉलम में 3 वैल्यूज होंगी और एक रो में भी 3 वैल्यूज होंगी। अगर हमने सिंगल स्टेप का स्ट्राइड लिया, हमारे कर्नल का साइज 3x3 था, हमारे इमेज का साइज 5x5 था, एंड इट वाज विदाउट पैडिंग। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसमें आप 2x2 के, यानी अब आप स्ट्राइड का साइज 1 की बजाय अगर 2 कर दें, इसी कर्नल से स्ट्राइड का साइज 2 कर दें, यानी इसके बाद आप इस जगह आ गए, आप देखेंगे कि आपने एक यहाँ रखा, इसको कैलकुलेट किया,
फिर आप यहाँ से 2 स्ट्राइड के बाद इस जगह आ गए, ये कैलकुलेट किया एंड दैट्स इट। इसी तरह वर्टिकली भी, तो उसमें आपका आंसर 2 by 2 होगा। तो स्ट्राइड साइज, कर्नल साइज, इमेज साइज एंड थिंग हैपनिंग विदाउट पैडिंग का ये बिहेवियर होगा। और इन केसेस में स्पेशल डायमेंशन कन्वोल्यूशन के दौरान भी चेंज होगी, यानी हम इससे ये अप्लाई करेंगे तो अगली लेयर में साइज ये होगा जब स्ट्राइड 1 है, या साइज ये हो जाएगा आपकी इमेज का आउटपुट का साइज, या ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, बिकॉज ऑफ अप्लाइंग दिस कन्वोल्यूशन एंड टेकिंग ए स्ट्राइड ऑफ 1 or 2 एंड नो दिस एक्स्ट्रा जो गोस्ट जीरोज और वो हम इसका पैडिंग। तो हम देख रहे हैं कि कन्वोल्यूशन में भी साइज चेंज का ऑप्शन इन केस ऑफ नॉन पैडिंग है। जब आप चेंज नहीं करना चाहते तो आप पैडिंग ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके स्ट्राइड से फर्क पड़ेगा, यस, वो तो हर सूरत पड़ेगा। सिंगल स्ट्राइड वाले में अगर आप पैडिंग ऐड कर देंगे तो आउटपुट का साइज वही रहेगा। तो एक तरीका हम उसके जरिए से करते हैं। दूसरा, हम जीरो पैडिंग से उस साइज को रिटेन कर सकते हैं और फिर स्टेप साइज से उस पर इम्पैक्ट लेंगे। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद जब भी कभी हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास ये W जो है हमारे इमेज की विड्थ या साइज, हम स्क्वायर इमेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक। और ये उसके पैडिंग का है कि अगर हम उसके बाहर पैडिंग डालते हैं तो W पर दोनों साइड पर अगर पैडिंग डले तो 2p का साइज इतना बढ़ जाता है उसका, ठीक हो गया। और इसमें ये जो कर्नल का साइज है वो ये है कि कर्नल के साइज जितना पैडिंग भी डालेंगे तो एंड में आपको जो कर्नल का साइज है, क्योंकि उससे बाहर नहीं जाएगा, तो आपका एक सब्ट्रैक्ट होगा कर्नल का साइज, और फिर ये चीज टोटल आपका साइज हो गया एक लाइन का। और उसमें स्टेप्स आपके ये ऐसे हैं, अगर आप डबल स्टेप्स लोगे तो हाफ हो जाएगी ये, अगर 4 टाइम्स का स्टेप लोगे तो 1/4 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय स्टेप। और फिर इस पूरे में एडिंग 1 के साथ ये हमारा बन जाता है कि इट शुड बी एन इंटीजर। ये आप जब डिजाइन कर रहे हैं और ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं तो अल्टीमेटली इट शुड बी एन इंटीजर, क्योंकि इससे आपकी नेक्स्ट लेयर का साइज डिटरमिन हो रहा है। अगर ये वैल्यू इंटीजर नहीं है तो आपके नेक्स्ट लेयर के जो पॉइंट्स हैं या नोड्स हैं वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो इसलिए वेस्ट को अवॉइड करनी, वेस्ट को अवॉइड, वरना एक नोड के पास स्मॉलर पोर्शन प्रोसेसिंग का या इनकम्प्लीट पोर्शन होगा और वो वेस्ट होगा। तो प्रॉपर डिजाइनिंग क्योंकि बहुत ह्यूज लेवल है, तो हमें इस चीज़ को अपने डिजाइनिंग के वक्त इंटीजर बनाना और रखना ज़रूरी होता है। और ये फिर हमारी ये है आउटपुट ऑफ अप्लाइंग ए 3 by 3 कन्वोल्यूशन टू ए 5 by 5 आउटपुट। तो फिर दूसरा है अप्लाइंग जीरो पैडिंग टू द ओरिजिनल विद पी इक्वल टू वी एंड इंक्रीजिंग द स्पेशल डायमेंशन। तो अब हमने ये 3 by 3 अप्लाई कर रहे हैं। अब हमारा जो 5 by 5 इमेज था उसके आगे हमने पैडिंग, क्योंकि 3 पैडिंग का साइज क्या होता है, इसका हाफ। तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि इवन ऑड नंबर है, तो इसका हाफ इस केस में 1 है। दोनों तरफ ये 1 का एक्स्ट्रा बाहर निकलने का अमकान है जब हम ये सेंटर वहाँ रखेंगे, तो इसलिए इसकी पैडिंग का ये साइज हो गया, ये पैडिंग इसमें ऐड हो गई। अब अगर हम यही 3 by 3 इस पे मैप करेंगे तो हम देखेंगे अवर ओरिजिनल इमेज वाज 5 by 5। ओके, ओके, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ हम ये दिखा रहे हैं कि अगर हमने पैडिंग इसके गिर्द डाली कर्नल के मुताबिक, हाफ ऑफ द कर्नल, तो फिर हमारा आउटपुट के इमेज का साइज वही रहा जो इनपुट के इमेज का, ओरिजिनल इमेज का साइज था।
ये हमने ये बात यहाँ हाईलाइट कर दी। ओके, अब ये अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल कन्वोल्यूशन के बाद हमारे अगर ये पैरामीटर्स हैं, हमारा इनपुट W इनपुट, width ऑफ द इनपुट, हाइट ऑफ द इनपुट और डेप्थ ऑफ द इनपुट, अगर हमारा इनपुट इस साइज का है तो हम इनको, अक्सर ये स्क्वायर में होता है तो हम कहेंगे H इनपुट और W इनपुट इज सेम। अगर हम इस पर फिल्टर्स की तादाद, नंबर ऑफ फिल्टर्स हमारे k हैं और हमारा फील्ड का साइज जो फिल्टर का है वो f है, यानी f/f का फिल्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम k फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और हम स्ट्राइड का साइज s रख रहे हैं और जीरो पैडिंग हमने p ऐड की है डिपेंडिंग ऑन आवर डिजाइन। तो फिर हमारा जो आउटपुट का साइज होगा, विड्थ, हाइट और डेप्थ ऑफ द आउटपुट, वो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दीज पैरामीटर्स जो अभी हमने समझे कि ये W है, 2p इसमें ऐड हुआ, -f हुआ, s से डिवाइड हुआ, +1, इसी तरह h, इसी तरह। हाँ, डेप्थ जो है वो क्या है, हाउ मैनी कर्नल्स और फिल्टर्स यू आर अप्लाइंग, ये डेप्थ में ये चीज आती है। तो ये डी आउट जो है वो k के बराबर होगा। ओके, अब इस तरह जैसे मैंने बताया कि ये हम सब कुछ क्यों कर रहे थे कि हम अपनी आर्किटेक्चर को इन लेयर्स को समझते हुए डिफाइन कर सकें। तो अब हमने ये किया, एक डिफाइन जो पहले भी मैंने किया था, अब वहाँ से हम ग्रो कर रहे हैं इसको बड़ी आर्किटेक्चर्स पे। सिंपल क्या था, ये इनपुट आई, उस पर आपने कन्वोल्यूशन का अप्लाई किया, उस पर आपने ये आउटपुट पर एक्टिवेशन अप्लाई की, फिर उसके आगे फुल्ली कनेक्टेड ऑप्शन को इस्तेमाल किया और आगे फिर यहाँ सॉफ्ट मैक्स वगैरह आप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट आपने आर्किटेक्चर की दिखाई जिसमें आपने ये आउटपुट लेयर की जो एक्टिवेशन लेयर का है उसका जिक्र किया। अब हम थोड़ा सा पूलिंग की लेयर को देख लें कि इनपुट, अगर ये हमारा है, ये इनपुट है और हम इनपुट है, इनपुट चेंजेस टू इनपुट पे आपने जब रेलू अप्लाई किया तो रेलू क्या करता है, पहले रेलू का रोल देख लें। हमारे रेलू का रेलू फंक्शन ये है कि अगर इफ समथिंग इज नेगेटिव तो आप वो ज़ीरो कर देते हैं, और इफ ज़ीरो और एक्स वाला जो था, इफ समथिंग इज पॉजिटिव तो आप उसकी वैल्यू वो ही रखते हैं। तो इनपुट पर कोई भी स्टेज पे जब इनपुट आई है उस पर हमने रेलू अप्लाई किया तो ये उसकी चेंज आएगा उसके अंदर, ठीक। तो अब हमारा अगर हम इसको दो स्टेज पर का आपका है तो इनपुट है, कन्वॉल्व किया, रेलू अप्लाई किया, अभी हम पूल को डिटेल देखेंगे आगे, पूलिंग अप्लाई की, फिर एक सेकेंड स्टेज पर फिर ये रिपीट हुआ, कन्वॉल्व किया, रेलू किया, पूल किया और फिर फाइनल स्टेज पे एफसी की। अब हमारी आर्किटेक्चर ग्रो करती जा रही है कि हम कह रहे हैं इनपुट पे एक दफा ये पूरा सीक्वेंस आपने अप्लाई किया यहाँ तक, कन्वॉल्व, रेलू एंड पूल, और फिर नेक्स्ट स्टेज पर फिर कन्वॉल्व, रेलू और पूल इस्तेमाल किया और फिर फाइनल स्टेज पर एफ सी फुली कनेक्ट इस्तेमाल किया। तो हम हमारी आर्किटेक्चर बढ़ती जा रही है और उसका इम्पैक्ट ये डिफरेंट स्ट्राइड्स के साथ इसके ऊपर हम क्या कैलकुलेशन, यानी जब आपका साइज 1 होता है तो ओवरलैपिंग में आप रहते हैं, जब साइज 2 हो जाएगा तो डिपेंडिंग ऑन द डाटा आपकी ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द साइज, साइज क्या है। तो ओवरलैपिंग या नॉन ओवरलैपिंग पूलिंग का इफेक्ट आ सकता है, जैसा ये है कि ये जब पूल करते हैं तो पूल में बेसिकली
2/2 का आप पूलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका कर्नल 2/2 है और आपका ये डाटा है और आप पूलिंग कर रहे हैं। पूलिंग करने में आप वही उसको उसके ऊपर रखते हैं, आपका जो कर्नल है, कर्नल को रखते हैं जो पूलिंग के लिए, और आप उसको या उनमें से जो मैक्स वैल्यू वाला है उसे पिक कर लेते हैं, या आप एवरेज वैल्यू पिक कर लेते हैं, यानी एवरेज कैलकुलेट करके रिप्लेस कर देते हैं, या आप मैक्स वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ये पूलिंग है, कन्वोल्यूशन की तरह है, मगर आप इसमें फिल्टर अप्लाई करने के बजाय आप अपना टाइल उसके ऊपर रखते हो और उसमें से या एवरेज कैलकुलेट करते हो और या आप मैक्स वैल्यू सिलेक्ट करते हो। इस पूलिंग में सिर्फ ये इस्तेमाल होता है, मगर पूलिंग का मेजर रोल आपकी साइज की एडजस्टमेंट के लिए काम आता है। तो अगर अब आपके पास 2/2 का कर्नल है जो आप इसके ऊपर रख रहे हो, तो आप ये देखेंगे कि ये आपने यहाँ रखा, स्ट्राइड अगर 1 है तो दूसरा आप यहाँ रखेंगे, तीसरा आप यहाँ रखेंगे। स्ट्राइड 1 के साथ 2/2 का कर्नल हॉरिजेंटली 3 स्टेप पे चलेगा, और अगर आपने मैक्स वाला इस्तेमाल किया तो यहाँ आपने पहले रखा, इसमें से मैक्स 237 आया, वो आपने यहाँ लिख दिया। फिर आपने इस जगह रखा और इसमें से मैक्स को सिलेक्ट किया, वो यहाँ लिख दिया। फिर आपने इस जगह उसे रखा और उसमें से मैक्स सिलेक्ट किया, तो मैक्स पूलिंग विद स्ट्राइड 1 अप्लाइड ऑन 5/5 इनपुट इमेज और यूजिंग द कर्नल ऑफ साइज 2/2। तो हमारे इस इनपुट का ये कैलकुलेटेड रिजल्ट बनेगा। अगर इसी इनपुट इमेज पर या जो भी इनपुट है उस पर यही 2/2 का हम अप्लाई करें और उसको स्ट्राइड्स 2 दें, तो उसका मतलब क्या हुआ, पहले आपने यहाँ रखा, स्ट्राइड 2 के बाद यहाँ रखा, इसी तरह इधर फिर यहाँ रखा, और यहाँ, तो फिर ये खाली 4 मैक्स वैल्यूज होंगी और ये आएगा। तो पूलिंग के इफेक्ट से ये साइज चेंज बाय सम सिंपल कैलकुलेशन, इस केस में आप कर्नल या फिल्टर अप्लाई नहीं कर रहे, आप या मैक्स वैल्यू या एवरेज वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो, मगर आप साइज की एडजस्टमेंट इसके जरिए से कर सकते हैं। तो ये पूलिंग लेयर का रोल है उसके अंदर। तो अब ये सारी लेयर्स जब हमने डिफरेंट सीखी, तो हेयर इज वन सिचुएशन जिसमें एक आर्किटेक्चर आप डिफाइन कर सकते हो along with the fully connected, कि आपके इनपुट आई, कन्वॉल्व किया, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई की रैलू की, पूल अप्लाई किया साइज को एडजस्ट करके स्मॉल करने के लिए। अब आपका ये एक साइकिल पूरा हो गया। अब फिर यही साइकिल रिपीट होगा, कन्वॉल्व किया, रैलू अप्लाई किया, पूल किया, तो आपने फिर ये पूरा एक साइकिल एक दफा ये इस्तेमाल किया, ये सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, इन्हीं को फिर दोबारा इस्तेमाल किया अगली लेयर्स पे, और ये आखिर में फाइनल लेयर्स पर फुल्ली कनेक्टेड दिया। दिस इज वन वेरी टिपिकल केस ऑफ थिंग। और एंड में आप ये सॉफ्ट मैक्स इस्तेमाल करते हो क्लासिफिकेशन के लिए इस जगह। तो ये अब देखिए, आर्किटेक्चर को इन वैरायटी ऑफ लेयर्स के साथ डिफाइन करना हमें ज़रूरी होता है जब आप अपनी डिज़ाइन को बता रहे हो। तो बैच नॉर्मलाइजेशन जो मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, कि आप मिनी पार्ट लेते हैं इनपुट्स का, ताकि आप और उसमें आप हर वैल्यू का एवरेज निकालने में हर वैल्यू को उस पूरे डाटा के हर वैल्यू से उसका एवरेज सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसको जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, विच इज उसके स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मतलब है ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से आपने डिवाइड किया, जो मीन सब्ट्रैक्ट किया और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया। ये नॉर्मलाइजेशन में आप हर वैल्यू के साथ करते हैं। यहाँ ये छोटा सा एप्सिलॉन है, ये भी डिफाइन होता है, आगे हम देखेंगे। एक स्मॉल वैल्यू है, ये इसलिए परमानेंट डालिए कि किसी वक्त ये ना हो कि हम डिनोमिनेटर में जीरो से डिवाइड कर दें और हमारा रिजल्ट एब्सर्ड हो जाए। तो ये एक हमेशा अटैच रखते हैं जहाँ डिवीजन आती है, कि इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। तो अब इसमें जो यूवी है मीन, वो इस तरह कैलकुलेट होगा, हर वैल्यू को ऐड करके और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे जो यहाँ इस्तेमाल होगा। इसी तरह जो वेरिएंस है, ये जो सिग्मा बी स्क्वायर, ये हर एक में से मीन सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर लेते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस डिफरेंस, और फिर इनको सम करते हैं और इनको डिवाइड करते हैं बाय द काउंट। तो ये सिग्मा बी स्क्वायर हो गया जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये हम बैच नॉर्मलाइजेशन में जो था, हर
बैच के बाद ये काम करते हैं तो हम नॉर्मलाइजेशन की वजह से ओवर ट्रेनिंग में जो ओवर राइडिंग हो जाती है वो उसको बचा लेते हैं। ये इनपुट कन्वोल्यूशन यहाँ। अब ये बैच नॉर्मलाइजेशन फिट्स इनटू नॉर्मली, इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन, सब पीपल से यूज इट आफ्टर सम यूजिंग बिफोर, बट एनीवे अब हम कन्वोल्यूशन के बाद बैच नॉर्मलाइजेशन करते हैं, फिर रेलू वो जो आउटपुट फंक्शन एक्टिवेशन अप्लाई करते हैं, तो बैच नॉर्मलाइजेशन की एक ये पोजीशन है बीच में, ये भी आ गई। ये वो ड्रॉप आउट की एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा था कि फाइनल स्टेज पे जब हम फुली कनेक्ट करते हैं तो उनमें ड्रॉप आउट का मतलब होता है आप एक रैंडम नंबर जनरेटर से ये जितने भी तादाद है, इस केस में लेट्स से 4 इनपुट्स 3 उस पे जा रही हैं, ऑल टू ऑल कनेक्टेड है, तो 12 लाइंस है कनेक्ट होने की, या ईच 4 नेक्स्ट स्टेज के हर नोड पे जाता है, तो 4 into 3 12। अब इस 12 को अगर आप कहते हैं मैं 50% ड्रॉप आउट करता हूँ, ड्रॉप आउट का आप एक क्राइटेरिया कोई डिसाइड कर लेते हैं कि कितना ड्रॉप आउट करना है, बल्कि आप उसको हाइपर ट्यूनिंग में इस्तेमाल भी करते हैं कि कितना ड्रॉप आउट अच्छा है। बट आपने अगर फैसला किया कि मैं 50% ड्रॉप आउट रैंडमली करूंगा, तो आप रैंडम नंबर जनरेटर से इन 0 से 11 या 1 से 12 तक के नंबरों को रैंडमली सिलेक्ट करके इसमें से कट आउट कर देंगे। सर आपकी आवाज क्लियर पता नहीं चल रही सर, बहुत तेजी से आवाज आ रही है। हेलो ओके लेट मी चेक फर्स्ट। सर आवाज जब फटी हुई रिश्ता से आवाज मतलब कि खराब रिश्ता से आ रही है। ठीक है, अच्छा पहले हम आवाज को चेक कर लेते हैं। हेलो, हाँ हसीब। जी 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 सर, थोड़ी आवाज आपकी ना कट कट के भी आ रही थी, फटी इस तरह से आ रही थी, शायद वो हैंड फ्री को थोड़ा सा देख लें। अच्छा थोड़ा टाइट करके देख लें उसके पिन को। थोड़ा सा ये भी बढ़ा लूँ, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक और चीज में बढ़ा लेता हूँ। अभी इस वक्त बेहतर हो गई है वैसे। अच्छा। अब ठीक लग रही है। मैं एक आपकी आवाज वाला साइड माइक को भी कर लेता हूँ इंक्रीज, हालांकि उससे इतना नहीं भी पड़ेगा, बट वी डू दैट। ठीक, ओके। Okay. All right. All right. हाँ, अब बताएं, अब आपको आवाज सही आ रही है? जी अब ठीक है। अच्छा जी सर अब ठीक है। ओके। अच्छा, तो अब हम कह रहे हैं हमने अभी क्या किया है, अब हमने पहले तो एक बना लिया था कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, अब हम उसकी हर लेयर के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं ताकि हम उसके आर्किटेक्चर को कंप्लीट तरीके से डिफाइन कर सकें। अब हमने हर एक लेयर के बिहेवियर को देखा और अब हम देखें किस तरह वो जनरलाइज तरीके से बड़ी आर्किटेक्चर को बताने में काम आ सकता है। हियर इज एन एग्जांपल। यहाँ मैं इसको मैं ये ओके और ये कि हम क्या करेंगे, इनपुट आई, इस तरह लेयर के पैटर्न को डिफाइन करना आर्किटेक्चर के, इनपुट आई, उसमें आपने कन्वॉल्व और रेलू यानी कन्वॉल्व करना और उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना, ये सिंपल बिहेवियर आपने n टाइम्स रिपीट किया, यानी देर आर n पेयर ऑफ लेयर्स जिसमें आप कन्वॉल्व रेलू कन्वॉल्व रेलू कन्वॉल्व रेलू कर रहे हैं। ये बेसिक मोस्ट एसेंशियल पार्ट होता है। अच्छा, एट टाइम्स हमारे डिजाइन में जैसे हमने देखा आप पूल लेयर भी इसमें डाल सकते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि मैंने ये कन्वॉल्व लेयर को n टाइम्स किया, उसके बाद मैंने पूल डालने वाले फंक्शन को
विद पूल मैंने m टाइम्स ये पूरा ब्लॉक इस्तेमाल किया। तो आपने बताया हाउ मैनी टाइम्स ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुई और हाउ मैनी टाइम्स ये कॉम्बिनेशन रिपीट हुई, और इसी तरह फिर इसकी आउटपुट आखिर में आप एफसी लेयर पर रेलू अप्लाई किया, और ये कितनी एफसी लेयर एंड में इस्तेमाल की जिनको आपने के टाइम्स रिपीट किया। ये 1 2 3 हो सकती हैं, लास्ट में फुल्ली कनेक्टेड लेयर उन्हें आपने के टाइम्स किया एंड देन यू रीच टू द फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह अमूमन जब ये टोटल आर्किटेक्चर्स बनाते हैं उनमें एक टिपिकल उन्होंने बताया है कि कॉमन चॉइसेस में ये वाला पैटर्न जो n टाइम्स रिपीट होता है ये अक्सर 0 से 3 तक होता है इनकी तादाद। ये जो m वाला है जिसमें ये पूल को भी डाला था ग्रेटर देन 0 एनी वैल्यू हो सकती है, और ये जो k फुल्ली कनेक्टेड के जो रिपीट वाला केस है वो 0 से 2 तक हो सकते हैं। तो यानी इनकी इस कॉम्बिनेशंस के साथ आपकी आर्किटेक्चर्स बनती हैं, जिसकी एग्जांपल अब यहाँ पर हैं वो सारी एग्जांपल कि एक सिंपल इनपुट और फुल्ली कनेक्टेड आउटपुट पर आ गए एक, दूसरा इनपुट से कन्वॉल्व रेलू और पूल का सीक्वेंस 2 दफा चलाया, कन्वॉल्व रेलू पूल कन्वॉल्व रेलू पूल, और फिर आप फाइनल फुल्ली कनेक्टेड पर आ गए, वहां आपने फुल्ली कनेक्टेड के साथ रेलू अप्लाई किया और नेक्स्ट फुल्ली कनेक्टेड पे क्लासिफिकेशन करके ख़त्म कर दिया। इसी तरह एक और इनपुट से आपने कन्वॉल्व रेलू एंड पूल, यानी आपने 2 दफ़ा कन्वॉल्व रेलू किया उसके बाद पूल किया। अब आप पूल की तादाद इक्वल नहीं रख रहे, जैसे इस केस में हर दफ़ा पूल कर रहे थे, अब आपने कहा नहीं कन्वॉल्व रेलू की मैं 2 लेयर्स इस्तेमाल करके फिर एक पूल करूंगा और इस पैटर्न को 3 दफ़ा इस्तेमाल करूंगा। तो आप ये देख रहे हैं हायरार्किकली आर्किटेक्चर के डिस्क्रिप्शन हो। इसकी जो आउटपुट निकलेगी वो एफसी वहाँ फुली कनेक्टेड अप्लाई होगी लेयर, उसको रेलू करूंगा, और इस बिहेवियर को क्योंकि मैं फुली कनेक्टेड लेयर 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ विद रेलू तो ये 2 हो गए। तो ये हमारे वो तरीके हैं कि कैसे हम डिफरेंट ये फिर और भी यहाँ पर है ये अरेंजमेंट के सॉफ्ट मैक्स आपने फाइनल पे जब अप्लाई किया वो भी इसमें दिया। इसी तरह उससे भी बड़ी आर्किटेक्चर, तो बहुत बड़ी आर्किटेक्चर जो आप CNN में इस्तेमाल करेंगे उनको आपको डिज़ाइन करते वक्त, डिफाइन करते वक्त, इम्प्लीमेंट करते वक्त इस तरह से तमाम लेयर्स के मामले में डिसीजंस करना, उनके मॉडल्स को वेरी करना, दूसरे के मॉडल्स को स्टडी करने में ये आपके काम आएगा। ये हमने तकरीबन आर्किटेक्चर के तमाम पहलू कर लिए। एक स्मॉल थिंग जो हम ये बताते हैं कि CNN में अगर ट्रांजिशन हो किसी चीज़ की या रोटेशन हो तो वो उस पर नॉन वेरिंग होता है, इसके ऊपर नॉन वेरिंग होता है हमारा CNN। ट्रांजिशन, रोटेशन और स्केलिंग क्या मतलब, पिक्चर में अगर कोई आपका पार्ट है, जैसे डॉग आप पहचान रहे हो, डॉग की पोजीशन चेंज हो गई इमेज में, ये ट्रांजिशनल इफेक्ट है। इसी तरह वो चीज़ रोटेट हो गई तो रोटेशनल इफेक्ट है। अगर उसका साइज कम ज़्यादा हो गया, डॉग का फेस एक में छोटा है एक में बड़ा है, तो हम ये कहते हैं CNN इज इनवेरिएंट टू दीज थिंग्स। क्यों? आपका वो जो टाइल आप उसके ऊपर रखते हो वो कभी किसी जगह उसको फाइंड आउट कर लेगी और कभी किसी जगह फाइंड आउट कर लेगी। तो यहाँ पर हम जैसे ये वाला बिहेवियर दिखा रहे हैं कि रोटेशनल इफेक्ट को आपकी टाइलिंग कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है, और फिर मैक्स पूलिंग में जो सबसे ज़्यादा मैच करेगा, मैक्स पूलिंग वाला जो मैक्स हमने सीखा है वो उसको सिलेक्ट करेगा। मसलन अब अगर आपके पास ये था कर्नल पे या आपका टेम्पलेट जिससे आप ढूंढ रहे हो, तो आपने ये 3 रोटेशनल इफेक्ट के मामला थे, वो चीज़ अगर रोटेट हुई है तो उसका ये चांसेस हो सकते हैं कि वो इस शक्ल में हो गई हो, इस शक्ल में हो गई हो, इस शक्ल में। अब आपने अपने टेम्पलेट को इन सब पे रखा और आपने देखा कि नोड 3 वाला ये थोड़ा सा लेफ्ट को टिल्टेड है, ये बिल्कुल ये है, ये राइट को टिल्टेड है, ये स्ट्रेट है, ये थोड़ा लेफ्ट को टिल्टेड है।
तो ये लेफ्ट को टिल्टेड वाला जब आप किसी भी जगह ये रखोगे तो इससे मैच हो जाएगा। अच्छा, मैच होगा तो इनकी वो जो वैल्यू, मैक्स वैल्यू के लिहाज से आंसर आएगा, जो बेस्ट मैच है उसका आंसर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। तो उस सूरत में जो मैक्स पूलिंग वाला आपका ऑप्शन है कि पूल करते हैं आप अपने टेम्पलेट को रखकर, और उनमें से जो हाईएस्ट वैल्यू देता है उसको आप सिलेक्ट करते हैं, तो मैक्स पूल इसको सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह यहाँ ये रोटेशनल वाले की एक और एग्जांपल, कि आपका अगर टेम्पलेट ये था जिसको आप ढूंढ रहे हो, अच्छा उसको आपने इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, आपने देखा कि सबसे ज्यादा मैक्स मैचिंग इसके साथ आएगी, और ये किसी इसकी लोकेशन भी डिफरेंट हो सकती थी, यानी ये रोटेट भी हो गया है, किसी और पोजीशन पर है, ठीक है। तो आपको इस वाले केस में मैक्सिमम मैचिंग मिलेगी और मैक्स पूलिंग इसको सिलेक्ट कर लेगा। तो ये हम बता रहे हैं कि CNN को ये फायदा है बाय यूजिंग दिस टेम्पलेट थिंग, कि इट इज इनवेरिएंट टू ट्रांजिशन, कि अगर पिक्चर में कोई चीज दूसरी जगह पर आ गई है, रोटेशन अगर वो घूम गई है, जो हम कहते हैं ना कि इतनी ज्यादा वेरिएशंस के बाद भी आप पहचान रहे हैं घूम गई है या स्केल डाउन हो गई है, तो उन सब केसेस में आप स्टिल यू गेट द रिजल्ट्स। ओके, ये अब हमने CNN का एक बेसिक स्ट्रक्चर सीखा और उसके तमाम लेयर्स की टाइप देखी, आर्किटेक्चर को डिफाइन किया और उनके इम्पैक्ट्स को स्टडी किया, फिल्टर्स के इफेक्ट को, लेयर्स की नेचर के इफेक्ट को, और हमने एक उसका कंप्लीट वर्किंग मॉडल को समझ लिया। अब हम एक CNN को इम्प्लीमेंट करने के लिहाज से, ट्रेन करने के लिहाज से, उसकी विल गो थ्रू इट्स एग्जाम्पल्स। और पहले हम बेसिक मॉडल बनाएंगे, उसमें कुछ एक दो चीज़ें ऐड करेंगे, और फिर हम उसको दो एग्जाम्पल्स पे वर्क करता हुआ देखेंगे, ठीक। तो अब हम ये देख रहे हैं, पहले आपने एक CNN का ट्रेनिंग का सिस्टम बनाना है, NumPy और केरास को यूज करके आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि हमने अब इसके सारे पीसेस सीख लिए हैं, अब हम इसको जब देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर लगेगा। पहला तो है कि आप ये keras.json कन्फिग्रेशन फाइल जो केरास हम यूज कर रहे हैं, केरास में ये जो कन्फिग्रेशन फाइल है, इसमें ये 4 पैरामीटर्स हम देते हैं और इनको सेट करने का ऑप्शन है। कन्फिग्रेशन में आप इनके चॉइसेस खुद बना सकते हैं। क्या है, एक तो वो एप्सिलॉन है जो अभी हमने देखा था कि जब हम नॉर्मलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में एक छोटी सी वैल्यू को रखते हैं, इसमें वो कह रहा है ये 1 e रेज़्ड टू पावर है 10⁻⁷ स्मॉल वैल्यू, ये उसने दी हुई है। ये कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज या सेट वैल्यूज यहाँ हैं, ये आप वेरी कर सकते हो। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू कम या ज्यादा करना चाहो तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उसको चेंज कर सकते हो। इसी तरह फ्लोट किस लेवल का है, फ्लोट 32, फ्लोट 64, ठीक। तो फ्लोट की प्रिसिजन लेवल क्या है वो हम यहाँ सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट में इसके फ्लोट 32 है तो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इट इज चेंजेबल। इमेज की डाटा फॉर्मेट जो मैंने बताई आपको कि चैनल की डेप्थ वाला पार्ट, जो चैनल वाला पार्ट है, क्या आप एज ए लास्ट डायमेंशन रखना चाहते हो या फर्स्ट डायमेंशन, तो ये आप चैनल लास्ट आपने चूज किया है इस केस में। केरास मल्टीपल बैकएंड्स को सपोर्ट करता है। केरास सपोर्ट्स मल्टीपल बैकएंड। ये ऐप टेंसरफ्लो 2 में प्रोबेबली दे विल गो मोर क्लोजर टू टेंसरफ्लो, लेकिन पहले ये बहुत सारे बैकएंड्स को सपोर्ट करता है। तो इसमें आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा बैकएंड जो केरास, जो अब आप प्रोग्राम लिख रहे हो, विच वन यू वांट इट टू बी सपोर्टेड। तो हमने यहाँ टेंसरफ्लो के चॉइस को लिया। ये कन्फिग्रेशन की केरास में, keras.json की फाइल में ये कन्फिग्रेशन आपकी मौजूद होगी पहले। इसमें जो चेंजेस हैं आप पहले करेंगे। अब ये ओवरऑल पिक्चर जो हम हमेशा देखते हैं कि ये टोटल आपका अगर कोड है, इसका कंस्ट्रक्टर इनी, फिर आपके डेटा सेट्स का इनी, और उसमें हम ये यूज करते हैं जो हमने पहले भी किया है, एक सिंपल
डेटा सेट लोडर जो हम पाइथन में बनाएंगे। हम ये पाइथन बेस्ड प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो हम ये एक सिंपल लोडर बनाएंगे। और फिर प्री प्रोसेसर एक चाहिए होता है, उसका कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर ये चीज़ है इमेज टू अरे प्रोसेसर का फैसिलिटी मौजूद है, जो हम फ्लैटन करते हैं अपने इमेज को, जो 3 डायमेंशन है उसको 1 डायमेंशनल में फ्लैटन करके एज 1 इनपुट फीड करते हैं। ये वो है इमेज टू अरे प्रोसेसर। ये प्रोसेसिंग में इस्तेमाल। सिंपल प्री प्रोसेसर वो था जिससे हमने साइज की इम्प्रूवमेंट की थी, साइज को चॉप आउट करके 32 बाय 32 बनाया था। ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। अब हम कह रहे हैं कि एक और प्री प्रोसेसर कि जिसमें हम इसको फ्लैटन करने का काम कर लें, ये भी इसमें मौजूद है, इमेज टू अरे प्री प्रोसेसर। तो ये दोनों चीजें हम प्री प्रोसेसिंग स्टेज पे अप्लाई करेंगे फ्रॉम द फाइल जो आपके डिस्क से आ रही है, ठीक। और ये हमारा लोडिंग का है, डेटा सेट को लोड करने का। ये काम हमने इसके अंदर करने हैं। तो अब हम देखते जाते हैं। पहले तो सारे हमारे पैकेजेस, जो हम लाइब्रेरी के पैकेजेस डालना चाहते हैं, वो हमने फ्रॉम केरास। अब हम पहले प्री प्रोसेसिंग का पार्ट आपको दिखा रहे हैं। और इसमें तो केरास में ये डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज की लाइब्रेरी से इमेज टू अरे, इसको हमने ये इंपोर्ट किया इस क्लास को। और ये क्लास जो इमेज टू अरे है वो ये रही क्लास इमेज टू अरे प्री प्रोसेसर। इसमें सिर्फ आप ये इसका कंस्ट्रक्टर है जिसमें आपने डेटा फॉर्मेट बतानी है, और वो डेटा फॉर्मेट इसने अभी नन का है, बट आप जिस भी फॉर्मेट में डेटा का चॉइस करना चाहते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। तो आपने इस क्लास का ये एक पैरामीटर है जो आप क्लास को जब एक्टिवेट करेंगे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली ये इस पैरामीटर को अपने क्लास के वेरिएबल के तौर पे यूज करने में सेल्फ डॉट उसमें डाल दिया। इनिशियलाइजेशन में इस केस में ये काम हुआ है। और फिर उसके बाद इसके अंदर जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो ये है प्री प्रोसेस। इमेज को करना है तो आप इसमें कर्नल यूटिलिटी, केरास की जो यूटिलिटी है वो आप उसको इस्तेमाल करते हुए ओके इसकी डायमेंशंस को ये करते, तो ये रिटर्न इमेज टू अरे की ये यूटिलिटी इस्तेमाल करें इस इमेज पे। और ये डेटा फॉर्मेट जो आपने दी थी उस डेटा फॉर्मेट के मुताबिक आपने इस इमेज को इमेज टू अरे में कन्वर्ट किया। तो ये इमेज टू अरे कन्वर्ट करने वाली एडिट चीज जो हमने पहले एज ए प्री प्रोसेस नहीं की थी वो हमने यहाँ पे सीख ली। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इमेज लोड करेंगे फ्रॉम द डिस्क, उसको रीसाइज करेंगे। जब ये रैम में डाल रहे हैं 32 बाय 32 जो हम पहले सीख चुके थे। चैनल ऑर्डरिंग हम बताएंगे क्योंकि चैनल फर्स्ट या चैनल लास्ट है, और ये फिर हमारा आउटपुट इमेज बनेगा। तो हम इसमें सिंपल प्री प्रोसेसर जो 32 बाय 32 करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है उससे ये एसपी बन जाएगा। ये हमने प्री प्रोसेसर इस्तेमाल किया। और फिर हमने ये इस्तेमाल किया इमेज टू अरे प्री प्रोसेसर। तो हमने बताया था कि प्री प्रोसेसर की आप एक पूरी सीक्वेंस बना लेते हैं और लोड जब करते हैं तो वो सीक्वेंस 1 बाय 1 प्री प्रोसेसर का अप्लाई होता है। तो इमेज टू अरे वाला IAP और सिंपल प्री प्रोसेसर जिसमें साइज देते हैं SP। तो जब आप लोड करेंगे ये आपने लोड करना है, तो इसमें आप सिंपल डेटा सेट लोडर को बता रहे हैं कि मेरे जब लोड करना है तो प्री प्रोसेसर में एक ये वाला जो साइजिंग का है SP और ये वाला जो इमेज टू अरे का है ये दो को एज ए प्री प्रोसेसिंग इस्तेमाल करना है जब आपने ये लोड की क्लास को इस्तेमाल करेंगे। और इसका ये आपने इंस्टेंस बनाया SDL वो इंस्टेंस है जो ये कह रहा है कि मैं ये क्लास यूज करूंगा लाइब्रेरी की और उसमें ये प्री प्रोसेसर्स के साथ इस्तेमाल करूंगा।
इसका नाम SDL आपका इंस्टेंस नेम है। अब इस इंस्टेंस नेम को आप यूज करेंगे, ये एरर बहुत जगह बार बार सम ऑफ यू आर डूइंग, कि इंस्टेंस नेम पर अब आप सारे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, इस पे कॉल करेंगे, यू विल नॉट कॉल इट ऑन दिस। तो इंस्टेंस नेम पर SDL.load, अब आपने लोड का काम फंक्शन अप्लाई किया, मेथड अप्लाई किया, और इसमें आपने इमेज पाथ्स, जो आपके इमेज पाथ्स का हम वो भी आप देखते हो जब डाटा बनाते हैं तो इमेज पाथ्स हमेशा आता है, और ये वर्बॉस कि कितने गैप के बाद आपने चीज़ों को प्रिंट करना है। तो इमेज पाथ्स का जो लिस्ट है उससे ये आपको डाटा और लेबल्स की शक्ल में डाटा लोड होगा। तो अब इसकी मिसाल हम, ये जो हमने CNN का सीखा है, ये जो हम कर रहे हैं, अब हमने इससे पहली मिसाल हम देख रहे हैं इसकी शैलो नेट पे। शैलो नेट की आर्किटेक्चर अब हम सीख चुके हैं कि वो क्या है। वो ये इनपुट, फिर कन्वॉल्व करता है, फिर रेलू अप्लाई करता है, फिर फुल्ली कनेक्टेड को इस्तेमाल करता है। ये एक शैलो नेट सिंगल, बीच में आपके हिडन लेयर आई है, बट इट इज, हम देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस एज ए CNN, प्रीवियस जो हमने चीजें बनाई थी उनकी परफॉर्मेंस ये ट्रिमेंडसली इंप्रूव कर देगा बिकॉज ऑफ CNN। अब हम देख क्या रहे हैं, पहले हमने ये चीजें की है नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क में, जो हम सीख चुके हैं, जैसे एनिमल्स के सेट को हमने किया, C-FAR को हमने किया। अब उनकी एनिमल सेट और C-FAR वाली चीजें जो हमने न्यूरल नेटवर्क्स की शक्ल में की थी, सिंपल नॉट CNN, वहां की परफॉर्मेंस देखेंगे, और एक जस्ट सिंगल हिडन लेयर के साथ CNN अप्लाई करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। ये अब हमारा एम है। तो ये उसकी वो स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमने ये तय किया कि इधर तो ये डाटा सेट वाला कंस्ट्रक्टर और डाटा सेट है। अब हमारा जो न्यूरल नेटवर्क का था, हमने पहले बनाया था न्यूरल नेटवर्क, उसमें इनिशियलाइजेशन के बाद हम ये कन्वोल्यूशन का ब्लॉक अब बनाएंगे और उसमें शैलो नेट इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी ओवरऑल स्ट्रक्चर है, और ये वो प्री प्रोसेस का है जिसका हमने अभी सीखा। इस स्ट्रक्चर के तहत हम पहले एनिमल के सेट को CNN में इंप्लीमेंट करेंगे, और फिर C-FAR 10 जो हमने सीखा था, और उसको भी पहले हमने न्यूरल नेटवर्क में किया था, इन दोनों को करेंगे, और हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस हमें मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी, ये हम सीख चुके हैं। ये सीक्वेंशियल, अब हम केरास से कर रहे हैं ये काम CNN का, तो ये सीक्वेंशियल। अच्छा, फिर ये कन्वोल्यूशनल के लिए 2D कन्वोल्यूशन, ये केरास से हमने ली, एक्टिवेशन ली, फ्लैटन लिया, डेंस लिया, और बैक एंड पे हमने कहा ये कि केरास में जो बैक एंड पर चीज़ है जो वी आर टेकिंग, हमने वहाँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कहा है कि ये हम टेंसर फ्लो को चूज कर रहे हैं, उसको एज ए के हम यूज करेंगे। नाम, ये नाम है, यहाँ पे हम कोई और भी नाम कर सकते थे, तो ये के इस्तेमाल करेंगे। ये अब हमारे इस शैलो नेट पर जिसमें हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसकी क्लास को हम बता रहे हैं एज ए स्ट्रक्चर्ड वे, और उसमें हमने ये एक बिल्ट का मेथड है जिसमें ये बताते हैं विड्थ क्या है, हाइट क्या है, डेप्थ क्या है, और क्लासेस हमने हाउ मेनी क्लासेस उसके हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मॉडल विद द इनपुट शेप टू बी चैनल लास्ट, ये हम इसको कर रहे हैं। तो ओके, तो पहले हमने मॉडल के बनाने में सिक्वेंशियल को किया, जो यू नो इट के वन आफ्टर दी अदर, ये सिक्वेंशियल आपके मॉडल को बनाता है। मॉडल का टाइप सिक्वेंशियल रखा, इनपुट शेप को हाइट, विड्थ और डेप्थ के सीक्वेंस रखा, और इसमें चैनल फर्स्ट को अगर हमने ऑप्शन को इस्तेमाल करना है जो हम चाहते हैं इस केस में, तो हमने फिर ये जो के हमारा था जो बता रहा है कि हम टेंसर फ्लो बैकएंड इस्तेमाल करेंगे, उसमें इमेज डेटा फॉर्मेट टेंसर फ्लो वाले लास्ट एनीवे चैनल लास्ट इस्तेमाल करते हैं, थ्योन वाले चैनल फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसमें इसके फॉर्मेट में चैनल फर्स्ट का ऑप्शन दिया। तो इस तरह यहाँ चैनल फर्स्ट के ऑप्शन को देने में फिर शेप हमारी डेप्थ पहले,
हाइट बाद में और विड्थ बाद में। अगर आप चैनल फर्स्ट का ऑप्शन देंगे तो ये अरेंजमेंट होगी, अगर आप चैनल लास्ट का ऑप्शन देंगे तो ये डेप्थ वाला इस तरफ आ जाएगा। ठीक, अब ये इसको हम इस्तेमाल करते हैं शैलो नेट में अपने स्ट्रक्चर को। ओके, तो हमने कहा कि हम कन्वोल्यूशन और रेलू लेयर को इस्तेमाल करने के लिए ये हमने इसका कोड लिखा। मॉडल हमने डिफाइन कर लिया था, उस पर ऐड किया लेयर, पहली लेयर। ये जब आपका सिक्वेंशियल मॉडल हो तो मॉडल में आप यू कीप एडिंग द लेयर। सबसे पहली लेयर आपने कहा कि मैं ये केरास में मौजूद था 2D कन्वोल्यूशन, हमने वहां से ये क्लास को लिया है और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ऐड कर रहे हैं 2D कन्वोल्यूशन जिसमें 3x3 का कर्नल है और 32 हमारे इमेज का साइज है, कर्नल का साइज है। पैडिंग जो है सेम का मतलब है जो एजिस पे वैल्यूज हैं उन्हीं को यूज करना। पैडिंग 0 भी हो सकती है और पैडिंग सेम भी हो सकती है, तो इन्होंने सेम वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया। तो इनपुट शेप जो पहले हमने ऊपर पीछे डिफाइन की हुई थी उसी को यहाँ पर असाइन कर दिया इनपुट शेप को। और फिर दूसरी लेयर इस पे ऐड की, डॉट ऐड एक्टिवेशन रेलू। तो रेलू की एक्टिवेशन और 2D कन्वोल्यूशन अप्लाई करके ये दो लेयर्स हमने डिफाइन किए, कन्वॉल्व एंड रेलू। उसके बाद आगे फिर सॉफ्ट मैक्स का क्लासिफायर इसके साथ हमने इस्तेमाल करना है। जो हमने कहा था कि एक ही हिडन लेयर है, उसके बाद आउटपुट लेयर आ जाएगी। तो हमने मॉडल में ऐड किया फ्लैटन, एक लेयर पर आ गए। डेंस कनेक्टेड, ये अब हम फाइनल लेयर की बात कर रहे हैं, फुल्ली कनेक्टेड की, तो डेंस। और फिर हमने एक्टिवेशन में सॉफ्ट मैक्स का, फाइनल लेयर में फुल्ली कनेक्टेड और सॉफ्ट मैक्स को इस्तेमाल। इनको देखिए सिक्वेंशियल में मैंने बताया था कि मॉडल जो आप जब सिक्वेंशियल सिलेक्ट कर लें, जो हमने यहाँ सिलेक्ट किया है ये सिक्वेंशियल, तो सिक्वेंशियल में ये होता है कि यू कीप एडिंग लेयर। सबसे पहले कन्वोल्यूशन लेयर, फिर एक्टिवेशन लेयर, फिर फ्लैटन करके डेंस कनेक्टेड लेयर, फुल्ली कनेक्टेड लेयर, और आपने फिर इसके बाद आखिर में सॉफ्ट मैक्स फॉर क्लासिफिकेशन, और फिर ये मॉडल रिटर्न कर दिया। तो अब ये हमने शैलो नेट की स्ट्रक्चर बना ली। इसको आप ओके, अच्छा। अब हमने ये देखिए जो सारे हमने देखे उसको अब एनिमल वाला जो आपने पहले किया हुआ है हम उसको अब ये जो हमने पूरा सीखा है इस पे दो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। एक ये तो सारे यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, पैकेजेस, लेबल बाइनराइजर, ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ये अभी हमारे नए थे प्री प्रोसेसिंग में जो आए, इमेज टू अरे प्री प्रोसेसर, ये पुराना था सिंपल प्री प्रोसेसर। ये हमारा सिंपल डाटा सेट लोडर, ये भी पहले था। अब ये हमने शैलो नेट ये जो बनाया है इसको इस्तेमाल करके हम एनिमल को वो करेंगे। तो ये एसजीडी जो ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है, ये पाथ्स जो यूटिलिटी है इमेज के पाथ्स के लिए, ये प्लॉट एनपी, ये अब हमारा कंप्लीट लाइब्रेरी का पैकेज है। ये हमारा आर्गुमेंट पार्सर है, इसमें डेटा सेट का स्विच हमने कहा कि हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमने इमेज पाथ्स में वो इस्तेमाल करके लिस्ट ऑफ पाथ्स फ्रॉम डॉट लिस्ट इमेजेस, और ये डेटा सेट को लेके उसको इमेज पाथ्स की अरे में हमने लोड कर लिया। और फिर जो मैंने अभी आपको बताया था कि SP 32x32 का सिंपल प्रोसेसर, इमेज टू दिस कन्वर्टर, ये अभी हमने वहाँ चीजें सीखी हैं, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोड किया SP और IAP इस्तेमाल करके, यहाँ पर यानी इंस्टेंस बनाया, इधर लोड कर लिया। ये इमेज पाथ्स हैं जो आपने अभी बनाए, डाटा सेट से इमेज पाथ्स लिए थे, उनको अब आपने डाटा और लेबल्स की शक्ल में ब्रेक किया, उसको फ्लोटिंग 255 से डिवाइड करके फ्लोटिंग पॉइंट में लिया, और उसको आपने ट्रेनिंग के लिए
ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे ये डाटा और लेबल जो अभी हमने डाटा सेट से लेके स्प्लिट वो किया था, उसको 25% टेस्ट, 75% डाटा पे स्प्लिट किया. यू ऑलरेडी नो दैट. ये बाइनराइजर किया आपने. ट्रेन वाई और टेस्ट वाई दोनों में वाई वाले पार्ट को वन हॉट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये फिट ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल किया, लीनियर बाइनराइजर. अब ये हम पूरे शैलो नेट का ये अप्लाई कर रहे हैं. कंपाइल, हम मॉडल को कंपाइल करेंगे. एसजीडी हमने इस स्टेप साइज के साथ ओपीटी उसका नाम रखा, इंस्टेंस का, एसजीडी का. और मॉडल बनाने में हमने कहा शैलो नेट, ये हमने केरास से लिया है. इस मॉडल को बिल्ड किया जिसमें हम कह रहे हैं विड्थ 32, हाइट 32, डेप्थ 3, ये वो चैनल वाली डेप्थ है, और क्लासेस 3. इस केस में एनिमल के उसमें जो फाइनल क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं वो 3 क्लासेस में आउटपुट होगी. ये मॉडल को बिल्ड करने का ऑप्शन हमें शैलो नेट के तहत मौजूद है. और इस मॉडल को कंपाइल किया बाय लॉस फंक्शन कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ये हमने सीखी थी, वो इस्तेमाल किया. ऑप्टिमाइजेशन में ओपीटी इस्तेमाल किया जो यहाँ पर है, और मीट्रिक्स फॉर परफॉर्मेंस एक्यूरेसी ये हम पहले इस्तेमाल किए. अब हम यहाँ शैलो नेट के कॉन्टेक्स्ट से इस मॉडल को बिल्ड करके और कंपाइल कर रहे हैं. ये करके अब हमने इसकी ट्रेनिंग की, फिट यूज करके ट्रेनिंग में ये ट्रेनिंग का पार्ट एक्स वाई और वैलिडेशन का एक्स वाई दिया. और ये वो बैच साइज है जो हमने कहा था, पीसीज हम स्मॉलर निकाल 32, और ऐसे 32 के साथ आप एक ईपो बनाएंगे और फिर 100 ईपोज इस्तेमाल करेंगे बाय ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. ये फिट, इसको हमने ट्रेनिंग में एच पर बिल्ड किया. और फिर ये हमने टेस्ट करने के लिए प्रिडिक्ट का अपने मॉडल पे प्रिडिक्ट यूज किया टेस्ट एक्स पे करने के लिए. टेस्ट एक्स वाले पार्ट पर प्रिडिक्शंस निकाली और उनको फिर हमने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में इन दोनों को के टेस्ट वाई और प्रिडिक्टेड वाई, ये हमारे दोनों केसेस होते हैं, इन पर हमने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जनरेट की. ये हमारे टारगेट नेम्स है, कैट, डॉग और पैंट. ये हमने उसको ग्राफ की शक्ल में प्रिंट करने का कोड है जो हम पहले भी देख चुके हैं. ये हमारा इसका रिजल्ट आ रहा है. ये वो लोडिंग इमेजेस, फिर प्रोसेसिंग के बाद ये हर 500 ईपो के बाद रिजल्ट प्रिंट किया. और ये हमारा ये पैरामीटर सारे, लॉस क्या है, एक्यूरेसी क्या है, और वैलिडेशन के वक्त यानी टेस्ट के वक्त लॉस और एक्यूरेसी क्या है, ये डाटा हमने प्रिंट किया पूरा. और फिर ये हमने तीनों क्लासेस की, कैट, डॉग और पांडा की परफॉर्मेंस और एवरेज परफॉर्मेंस, यही चीज़ें हमने ग्राफ की शक्ल में दिखाई हैं. ट्रेनिंग के लॉस को, वैल्यू के लॉस को, ट्रेनिंग की एक्यूरेसी को, वैल्यू की एक्यूरेसी को. और ये हमारा फाइनल. अब हम इसमें देखेंगे ये परफॉर्मेंस, ये दोनों कैट और डॉग की भी वहाँ पे अबाउट 33, 36 के करीब थी. ये सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इनमें हुई है. पांडा वहाँ भी बेहतर था, कोई 70 समथिंग था, यहाँ 79, 80 है. तो ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंट इम्प्रूव हुई है कैट, डॉग और पांडा के कॉन्टेक्स्ट में, just because we use the CNN approach of doing that. Okay? Any questions? We are finished with that. आप हमारी जो दूसरा है ये it will be given to you. आपने same thing, सिर्फ अब इसी शैलो नेट को अब आपने C410 के डाटा सेट पे अप्लाई करना है यहाँ, और you can run it by doing the same approach, and you run this shallow net on C410 by just adding this C410 in the data set and do it. तो अब हम जानते हैं कि किस तरह केरास को यूज करके और उससे रिलेटेड लाइब्रेरीज को यूज करके हम दो एप्लीकेशंस, जो एक एनिमल वाली थी और एक C410 की थी जो हम पहले कर चुके थे, हाउ मच इम्प्रूवमेंट इन दिस केस यू विल गेट. So that is what you have to implement in your next project. Okay.
Any question? All right, so we stop here and then continue in our lab.